एक ऐसा दरिंदा जो अपनी बेटी के साथ लगातार 5 सालों से बलात्कार करता आ रहा था। उसकी बेटी डर के मारे अपनी मां को भी नहीं बताती थी। जब भी वो नशे में आता था अपना हवस अपनी बेटी के साथ ही बुझाता था। हेलो दोस्तों, मैं गोविंद अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज आपको एक नई घटना की कहानी बताने जा रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं। ये घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद के डेरापुर थाना क्षेत्र में एक कस्बा है मुंगीसापुर। इसी कस्बे की मस्जिद वाली गली में नरेश कुमार अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी राखी के अलावा एक बेटी अनु, जिसका उम्र लगभग 20 साल। नरेश कुमार मूल रूप से मुबारकपुर का रहने वाला था, लेकिन बरसों पहले मुंगीसापुर कस्बे में आकर बस गया था। नरेश कुमार प्रॉपर्टी के काम में पैसा तो बहुत ही कमाता था, लेकिन बहुत घटिया किस्म का शराबी था। उसकी पत्नी भी राखी सिकंदरा स्थित आंगनबाड़ी में काम करते थे। नरेश पहले तो बहुत कम शराब पीता था, लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी को आंगनबाड़ी में काम लग जाता है, उसके बाद वह शराब पीना शुरू कर देता है। और तो और उसके बाद सारी घर की जिम्मेवारी जैसे ही राखी के ऊपर आता है, उसके बाद उसका पति शराब माने तो लत ही लगा लेता है। जब तक वो शराब नहीं पीता था तब तक उसकी चैन नहीं रहता था। जब वो शराब पी लेता था तो भद्दी भली गाली भी देता था। अब नरेश का ड्रामा ये रोज का हो गया। घर में जवान बेटी के रहने के बाद वो नंगा नाच करता था और उसके सामने भी अपनी पत्नी को नंगापन कर देता था। इसलिए उसकी पत्नी राखी का जीवन नरक हो गया था। अब एक एक दिन घुट घुट कर जी रही थी। कभी कभी राखी सोचती थी कि फांसी लगा लूं और उसके जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊं, लेकिन घर में एक बेटी थी, इसलिए उसका आत्मा अंदर से गवाही नहीं देता था। यहां तक कभी कभी जब नरेश के पास पैसा नहीं होता था तो पत्नी की पैसा भी मारपीट करके ले लेता था और शराब पीने के लिए। उसकी बेटी को पता नहीं क्यों उसके बाप के अंदर शैतान नजर आता था। जब भी वो अपने बाप को देखती थी तब उसका रोआ खड़ा हो जाता। इसीलिए अनु 10वीं पास करके दोबारा आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई, घर का काम देखने लग जाती है। जबकि अनु होनहार लड़की थी, उसका बहुत ही शौक था पढ़ने का, लेकिन बाप की हालत को देखकर उसने पढ़ाई से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अनु की मां राखी आंगनबाड़ी के केंद्र में काम करने के लिए सुबह ही निकल जाती थी। उसका बाप भी प्रॉपर्टी के काम की वजह से वह सुबह ही घर से निकल जाता था। माँ बाप के चले जाने के बाद पूरा घर का काम अनु के कंधों पे आ जाता था। काम को निपटाने के बाद जो वक्त मिलता था उसमें सिलाई कढ़ाई बुनाई जैसे काम करके वो घर बैठे ही कुछ रुपया अनु भी कमा लेती थी। अन्नू के घर से चंद कदम की दूरी पर राजकुमार कठेरिया का मकान था। वह संपन्न किसान था। उसका 12 बेटा अमित, जिसका उम्र लगभग 20 साल था। अमित जनरल का दुकान चलाता था। दुकान पे आते जाते में अक्सर अमित और अन्नू में बातचीत होती रहती थी। धीरे धीरे अमित और अन्नू एक दूसरे से प्यार करने लग जाता। अन्नू भी अमित से प्यार करने लग जाती है, लेकिन अन्नू अपने बाप के डर से कभी अमित को नहीं बताती है, क्योंकि अन्नू को पता था कि उसका बाप कितना बड़ा शैतान है। अगर वो जान जाएगा तो उसको जिंदा ही उसके घर में गाड़। एक दिन की बात है, अन्नू के घर पे कोई नहीं था। अमित उसके घर पे जाता है और जब देखता है कि घर पे कोई नहीं है तो अन्नू एक कमरे में बैठकर सिलाई मशीन चला रही थी। तभी अन्नू अमित को देखती है और बोलती है कि अमित क्या काम है। तभी अमित उसके पास आकर बोलता है, अन्नू मैं तुम्हारे पास ही आया हूं। अन्नू कहती है कि बताओ क्या काम है। अमित अन्नू का हाथ पकड़ कर बोलता है कि अन्नू मैं तुमसे बहुत ज्यादा ही प्यार करता हूं। ये बात सुनकर अन्नू भी बोलते है कि अरे पागल, मैं भी तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरे पास हिम्मत नहीं था बोलने के लिए, मैं ही तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कितने दिनों के बाद अभी तुम्हारे पास हिम्मत आया बोलने के लिए। उसके बाद दोनों धीरे धीरे मिलने लग जाते हैं। कब इन दोनों के बीच नाजायज संबंध बन जाता है इन दोनों को पता ही नहीं चलता है। अमित ने अन्नू से बात करने के लिए फोन भी दे रखा था और ऐसा ही सिलसिला लगातार 2 सालों तक चलता रहता है। एक दिन की बात है, अन्नू ने अमित को अपने घर पे बुला रखी थी। गलती से उस दिन मेन गेट का दरवाजा ये दोनों बंद करना ही भूल गए। उस दिन उसका बाप काम जल्दी खत्म करके दोपहर में ही आ गया। जब घर के अंदर जैसे ही वो घुसता है तो देखता है कि उसकी बेटी के साथ बगल वाला शारीरिक संबंध बना। नरेश कुमार का पारा 7वें आसमान पे चला जाता है और बोलता है कि माधर मेरे ही घर में मेरे
ही बेटी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। जैसे ही अमित उसको देखता है उसने तुरंत वहां से भाग जाता है, लेकिन अन्नू कहां भाग कर जाती। रंगे हाथों पकड़े जाने की वजह से उसका पैर थर थर कांप रहा था। उसने सोचने लगी कि उसका बाप आज उसका हड्डी पसली एक कर देगा, पर उसने जो सोचा था उसके साथ उल्टा ही हुआ। उसका बाप सबसे पहले सिगरेट जलाकर पीने लगा और अपनी ही बेटी को गैर तरीके से देखने लगा। आज भी नरेश शराब के नशे में था। भयभीत होकर अन्नू बाहर भागने लगे, लेकिन उसका बाप उसको पकड़ लिया और 2-3 तोर थप्पड़ भी जड़। वह सब कुछ उसके साथ किया। बेचारी अनु चिल्लाती रही और वो रोती रही, लेकिन उसका दरिंदा बाप उसकी एक नहीं सुना। शराब के नशे में, वासना के जुनून में हैवान बन गया था। बेटी के साथ हवस का भूख मिटाने के बाद चला गया। उसके चले जाने के बाद अनु घंटों तक अपनी हालत पर आंसू बहाती रही। इतना बड़ा घटना होने के बाद उसने किसी को नहीं बताया। कहती भी तो किसकी मुंह से अनु ने बाप के कुकर्म की शिकायत अपनी मां से, राखी से भी नहीं की। घर में कलह एवं बदनामी की डर से बचने के लिए अन्नू ने ऐसा किया। अन्नू की खामोशी से नरेश का हौसला और बढ़ते गए और आए दिनों अपनी बेटी के शरीर के साथ खेलने लगा। हवस में डूबा नरेश भूल गया था कि अन्नू उसकी सगी बेटी है। रंगे हाथों पकड़े जाने के डर से अमित और अन्नू का मिलना जुलना तो बंद हो गया था। उसका बाप भी सख्त था। किसी भी तरह अन्नू उससे मिली, अपनी बाप की करतूत अपने प्रेमी के साथ बता दिया। अन्नू का दर्द सुनकर अमित भी सदमे में चला गया। उसके बाद बोला कि एक काम करो, तुम अपनी मां से सब कुछ बता दो, जरूर कुछ ना कुछ तुम्हारी मां उपाय करे। उसके बाद से अन्नू घर में उदास खोई सी रहती थी। ना किसी से वो बात करती थी, ना किसी से बोलती थी। ऐसा लगता था जैसे उसको कुछ हो गया। जब भी उसकी मां पूछती थी तब वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देती थी। उसकी मां भी सोचती पता नहीं इसको क्या हो गया है, कोई तो बीमारी तो नहीं हो गया है। लेकिन जब अन्नू से रहा नहीं गया और परेशान होकर एक दिन हिम्मत जुटाकर उसने सारी बात अपनी मां को बता दिया। जैसे ही उसकी मां सुनती है तो उसका पैर भी कांपने लग जाता है। राखी की जगह कोई औरत होती तो क्रोध का ज्वालामुखी बन जाती। बेटी अन्नू की बात सुनकर कलेजा फट जाता उसका, लेकिन राखी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो पत्थर की भूत बनी, सामने नजर झुकाए शांत खड़ी बेटी के टुकुर टुकुर निहारती रही। उसकी सांसों में तेज और गर्मी जरूर आई, आंखों में क्रोध सी चहकी, लेकिन क्रोध होठों के रास्ते लावा बनकर निकलने के बजाय आंखों के रास्ते आंसू बनकर बह। राखी और अन्नू के बीच सन्नाटा छाया हुआ था। आंसू दोनों की आंखों में था। फर्क सिर्फ इतना था कि अन्नू के आंसुओं में दर्द था, दयनीयता थी, मजबूरी थी, जबकि राखी की आंसुओं में क्रोध था, घृणा था। पल भर की चुप्पी के बाद खामोशी राखी ने ही तोड़ी। वह साड़ी के पल्लू से आंसुओं को पोंछते हुए गंभीर आवाज में बोली, तू तो मेरी सौतन बन गई है रे। मां की बात सुनकर अन्नू रोते हुए घर के अंदर घुस जाती है और चरपाई पे जाकर चिल्ला चिल्लाकर रोने लग जाती है। राखी का सर भी चकरा रहा था, उसका पैर भी जमीन पर नहीं खड़ा हो रहा था। वह दीवार के सहारे जमीन पर बैठ गई और अपने पति को आने का इंतजार करने लगी। घर में मातम पसरा हुआ था, घर में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे ही नरेश घर पे आया, आज भी नरेश फुल नशे में था। उसके बाद राखी पूरा गुस्सा में उसको देख रही थी। तभी नरेश बोलता है, क्या हो गया तुझको, इतना गुस्सा में क्यों देख रही हो? उसके बाद राखी बोलती है कि देख तो सालों से रही हो, लेकिन मन में इंसानियत की भ्रम पाली थी। तुम्हारे अंदर का हैवान आज बाहर आया है। दिल तो चाहता है कि खुद मर जाऊं या तुम्हें जान से मार डालूं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी कि तुम इतना जाहिल और कमीने निकलोगे। उसके बाद बोलता है कि नरेश आखिर मैंने किया क्या है, पहले तो बताओ। फिर राखी गुस्सा में बोलती है कि किया तो तुमने वो है जिसे करने के लिए पहले हैवान भी कई बार सोचता है। बेटी अन्नू को सौत बना दिया तूने मुझे। तुमने करने से पहले कभी सोचा इसका अंजाम क्या होगा? नरेश कुमार नशे में जरूर था, लेकिन जब उसने जाना कि बीबी मेरी सब करतूत जान गई है तो उसका नशा ही पल भर में फट जाता। और उसने बोला कि जो भी हुआ सब नशे के हालत में हुआ है। मुझे जो सजा देना है तुम दे सकती हो। तुमने जो बेटी के साथ किया है उसके लिए तुम्हें मौत की सजा भी दिया जाए तो वो भी सजा कम है तुम्हारे लिए। अगर मेरी मौत से तुम्हें शांति मिल जाए तो मुझे मौत दे सकती हो। मेरी मौत की वजह से तुम्हारी मांग तो उजड़ जाएगा और बेटी भी अनाथ हो जाएगी। काफी सोच विचार कर उसने पति को माफ कर दिया। दूसरा, ऐसा कभी मत करना। उसका पति
पति भी अपनी पत्नी से माफी मांग लेता है। राखी ने सीने पर पत्थर रखकर नरेश के ऊपर विश्वास कर लिया। नरेश कुछ दिनों तक शांत रहा, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती नाजायज संबंध फिर से बनाने लगा। लेकिन इस बार उसकी बेटी ने अपनी मां से बता दिया और प्रेमी अमित को भी। इसके बाद मां, बेटी और उसके प्रेमी ने नरेश को सबक सिखाने के लिए ठान लिया। नरेश अपनी बेटी के साथ लगातार 5 सालों से बलात्कार करते आ रहा। 16 मार्च 2022 की रात 8 बजे वो नशे की हालत में आया। आते ही वो अपनी बेटी पर हवा बोल दिया। मां कैसे भी करके उसको बचाया। उसके बाद उसकी मां ने फोन कर अमित को बुला लिया। उसने भी अमित को बता रखी थी। रात 10 बजे जब बाप नरेश गहरी नींद में सो गया, तब राखी, अन्नू और अमित ने मिलकर उसे फावरे से हमला कर उसे मार डाला और उस शव को घर के पीछे कूड़े डालने वाली जगह पर फेंक दिया। उसके बाद अमित अपने घर चला गया। रात मां बेटी चैन से नींद की सांस लेने लगी। सुबह जैसे ही होता है वे लोग प्लान के तहत रोना धोना शुरू कर देते हैं। तभी आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं उसके घर पे और देखते हैं कि नरेश कुमार को किसी ने जान से मार दिया है, तेज तर्रार हथियार से। पूरा खून लथपथ फैला हुआ था जहां भी था। उसके बाद किसी ने थाना में फोन करके सारी घटना बता दिया। थाना प्रभारी भी पूरी टीम के साथ नरेश कुमार के घर पे पहुंच जाते हैं और पूरी बारीकी से घटना स्थल को देखते हैं और फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में भेज देते हैं। फिर थाना प्रभारी उसकी मां बेटी से पूछते हैं, क्या आपको किसी पे शक है? उसकी मां बोलती है कि साहब, मेरा पति प्रॉपर्टी डीलर था, उसका काम ही ऐसा था, सब कोई दुश्मन ही था, किसको मैं बताऊं और किसको नहीं बताऊं। थाना प्रभारी भी उसका बयान ले लेते हैं और उन दोनों मां बेटी का फोन भी अपने साथ लेकर थाना चले जाते हैं। जब उन दोनों का कॉल डिटेल चेक किया जाता है तो पता चलता है कि जिस दिन नरेश कुमार की हत्या हुआ था उस दिन रात 9 बजे के आसपास एक नंबर पे कॉल किया गया था। जब उस नंबर का कॉल डिटेल चेक किया जाता है तो पता चलता है कि ये नंबर राखी के पड़ोसी युवक अमित कठेरिया का है। 21 मार्च 2022 की रात 10 बजे पुलिस ने अमित को उसके घर से उठा लिया। थाने लाकर जब उससे सख्ती से पूछताछ किया जाता है तो अमित टूट जाता है और डर के मारे सब कुछ बता देता है थाना प्रभारी और बताया कि नरेश की हत्या में उसकी पत्नी राखी एवं बेटी अन्नू भी शामिल थे। यह पता चलते ही पुलिस ने राखी एवं अन्नू को भी गिरफ्तार कर लिया। थाने में उन दोनों ने नरेश की हत्या का गुनाह भी कबूल कर लिया। यही नहीं, उन्होंने घर में छिपा रखा गया फावरा भी बरामद कर लिया जिससे नरेश की हत्या किया गया था। उसके बाद थाना प्रभारी यानी टीम ने कोर्ट में इन तीनों को पेश किया जाता है। सजा सुनाने के बाद इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है।